हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां धीरे 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 आगे बढ़ते हुए हमने अपने सिलेबस के अधिकांश हिस्सों को पढ़ा। अब बारी है आंसर राइटिंग की, लेकिन इसके सिमिलरली हम अपने सिलेबस को छोड़ेंगे नहीं, सिलेबस को भी साथ साथ में कंप्लीट करते रहेंगे। जो हिस्सा मेरे हैंड का है, अर्थात जो सिलेबस के 3 हिस्से हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और उद्यमिता, वो मैं ही पढ़ाऊंगा। उद्यमिता हम कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी का बहुत सारा कंटेंट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब हम उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष आंसर राइटिंग क्लास आज से शुरू होगी। लेकिन आप लोगों की ये जो यूनिट 5 की क्लास है या इकोनॉमिक्स की क्लास है, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी क्रम में हम फिर से उसी विषय पर बात करते हैं जो हमारा मूल विषय है, हमारी जो यूनिट है 5, उस पर बात करते हैं। चलिए, भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यूनिट 5 के हम 5-6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इस यूनिट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, डेटा विश्लेषण तक का, ये हमने कवर किया। आज हम प्रतिचयन की विधियां, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रतिचयन की कुछ विधियां हैं, उसमें से 5 विधियां हैं, जिसमें से आज 2 हम कवर करेंगे, कल हम 3 कवर करके इसको खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हम हमेशा से मूल रूप से हम अपने जो कंटेंट के बैकग्राउंड है उसको तैयार करते हैं। जैसे कि टॉपिक में लिखा हुआ है प्रतिचयन की विधियां, तो हम केवल प्रतिचयन की विधि नहीं पढ़ते हैं, हम बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन पहले लेते हैं, एक समझ क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम अपने आप में एक छोटा सा सुधार रोज करने की कोशिश करें, धीरे 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 आप बहुत सुधर जाएंगे। आज हम प्रतिचयन की विधियां पढ़ रहे हैं और इस प्रतिचयन की विधि को इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। मैं बहुत विशेष रूप से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, या कम से कम कुछ शब्दों को तो इंग्लिश में ही बोलें। जैसे यहाँ ये प्रतिचयन बोलते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। निर्दर्शन रीति कहते हैं तो भी दिमाग खराब होता है कि समझ नहीं आती कि ये क्या कहना चाहता है। लेकिन जब इसे एक सिंपल वर्ड सैंपलिंग कहते हैं तो फिर हमें सब समझ में आने लगता है। अब ये है क्या, इसे बेसिक रूप से समझते हैं। देखिए, आप सब लोग किसान या जिस जगह, जिस भूमि से जुड़े हुए हैं, वो कृषि भूमि को संबंध करती है, जुड़ती है। हमारे मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और आप सब लोगों ने एक व्यवस्था देखी होगी, मंडी व्यवस्था। वहां जब कोई भी किसान अपने एक ट्रॉली भर के, गाड़ी भर करके अनाज बेचने लेकर जाता है, तो जो खरीदने वाला होता है वो उसमें से एक मुट्ठी गेहूं या एक मुट्ठी सोयाबीन उठा करके देखता है कि इसमें कितने कंकड़ पत्थर और कचरा है, और उस आधार पर वो उस सोयाबीन या गेहूं का भाव जो है वो तय करता है। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक मुट्ठी जो सोयाबीन उठा करके पूरी गाड़ी के सोयाबीन या पूरी एक ट्रॉली भर के सोयाबीन या गेहूं का अंदाजा लगा लिया है, इसी को कहते हैं सैंपलिंग। इसने एक मुट्ठी जो ये अनाज लिया है, ये सैंपल है, और इसे करने की जो प्रक्रिया है, इसे ही सैंपलिंग की मेथड्स या प्रतिचयन की विधियां कहते हैं। प्रतिचयन शब्द का मतलब है किसी एक बहुत बड़े में से छोटे से प्रतिनिधि का चयन करना। हो सकता है कि आप में से ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस खेती बाड़ी के काम से ना जुड़े हुए हों, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं। हम सब अपने घर में हम सब अपने घर में सब्जी बनाते हैं। अपने चावल बनाए होंगे, आलू की सब्जी बनाई होगी। उससे पहले हम चावल या आलू को उबालते हैं या दाल को उबालते हैं। हम बहुत सारी आधा किलो या 100 ग्राम दाल जब कुकर में चढ़ाते हैं या चावल चढ़ाते हैं, तो जब उसे चढ़ाया जाता है उसके बाद उसको चेक किया जाता है कि ये पका है कि नहीं पका। हम पूरे चावल को तो चेक नहीं करते, उन पूरे चावल में से 1 चम्मच या आधी चम्मच दाल या चावल या आलू को हम लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि ये पूरी तरह पक गया है। अगर ये पूरी तरह पक गया है तो पूरी जो कढ़ाई है
या पूरा जो कुकर है उसके सारे चावल पक गए हैं, ये एक अंदाजा होता है। हमने ये जो 1 चम्मच या आधी चम्मच चावल या दाल लिया है या आलू लिया है और चेक किया है, ये आधी चम्मच ही उस पूरी पूरी कुकर का सैंपल है जो आपको पूरे के बारे में परिचय दे देगा। तो इसे ही कहते हैं सैंपलिंग। बहुत आसान और सरल भाषा में मैंने इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब हम, ये तो हो गई एक अंडरस्टैंडिंग, ये एक समझ हो गई, लेकिन इसे एग्जाम में, परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा? सिंपल, हमें एक वर्ड रटना पड़ेगा, प्रतिचयन, और इंग्लिश वालों के लिए बड़ा सिंपल शब्द है सैंपल। तो सैंपलिंग या प्रतिचयन का अर्थ वह प्रक्रिया, वह प्रोसीजर जिसके द्वारा प्रतिदर्श, प्रतिदर्श माने सैंपल का चयन, सिलेक्शन किया जाता है। तो sampling is a normal procedure in which we select in which we select the samples for any object, कि हम किसी भी बड़े से समग्र का छोटा सा सैंपल निकालने की जो प्रोसीजर होती है वो प्रतिचयन या सैंपलिंग कहलाती है। बस इतनी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एक व्यक्ति पर आते हैं। अब आपका ये टॉपिक प्रतिचयन नहीं है, आपका टॉपिक है प्रतिचयन की विधियां, आगे लेकर चलूंगा, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखो, बेसिक समझ क्रिएट करनी है। एक व्यक्ति है चैपलिन, चैपलिन नाम के जो व्यक्ति हैं ये कहते हैं, डेफिनेशन देते हैं, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श माने सैंपलिंग के चयन की प्रक्रिया का प्रतिचयन कहते हैं। माने सैंपल को सिलेक्ट करने की प्रोसीजर को ही सैंपलिंग कहते हैं। इंग्लिश में कितना सरल है, सैंपल को सिलेक्ट करने की प्रोसीजर को सैंपलिंग कहते हैं। हिंदी में कठिन होगा। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श माने सैंपल। देखो, सैंपल के लिए हिंदी भाषा में कठोर शब्द है प्रतिदर्श। क्या है? प्रतिदर्श। हिंदी का इसको तोड़ करके बताता हूं। प्रति और दर्श, प्रति मतलब उसके जैसा, प्रति और दर्श मतलब उसके जैसा दिखने वाला, दर्श मतलब दर्शन, तो उसी के समान जो दिखता है उसका छोटा रूप प्रतिदर्श कहलाएगा। तो प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को ही प्रतिचयन कहते हैं। माने सैंपल के सिलेक्शन की प्रोसीजर को ही प्रतिचयन या सैंपलिंग कहते हैं, प्रतिचयन कहते हैं। बड़ा आसान है। कार्लिंगर नाम के जो व्यक्ति हैं, कार्लिंगर नाम के जो अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं? किसी जनसंख्या या समष्टि, समष्टि मतलब बहुत सारा, एक ट्रॉली भरकर में से उसका प्रतिनिधिक स्वरूप, एक अंश चुन लेने को प्रतिचयन कहते हैं। बहुत ही सिंपल दोनों डेफिनेशन बोली जा रही भैया। कार्लिंगर कह क्या रहे हैं? कार्लिंगर कह रहे हैं भाई कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या हो या एक बहुत बड़ा सा ग्रुप ऑफ समूह हो, समष्टि हो, से उसके प्रतिनिधिक स्वरूप के एक अंश, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले एक अंश को चुन लेने की प्रक्रिया को ही प्रतिचयन या सैंपलिंग कहते हैं। इतना ही याद रखो, बहुत डीप में नहीं जाना है। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? तो बेसिक रूप से केवल एक बात समझाई, प्रतिचयन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आगे बढ़ जाते हैं हम इसी टॉपिक में। प्रतिचयन के गुण क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्वालिटी होती है। इसमें समग्र की कुछ छाटी हुई इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इसके लिए धन, समय और श्रम कम लगता है। विस्तृत जांच संभव हो पाती है, क्योंकि थोड़ा सा होगा तो खूब डिटेल में जांच कर लोगे, बहुत सारे को चेक करने जाओगे तो डिटेल में चेक नहीं कर पाओगे। पद्धति अधिक वैज्ञानिक होती है, इसका कार्य और प्रशासन अधिक सुविधाजनक होता है। इस रीति में सांख्यिकीय विभ्रम को ज्ञात किया जा सकता है। जहां आंकड़ों का मैनिपुलेशन हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाती है, खूब सारे आंकड़े रहेंगे तो एक की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहला लिखा जाएगा, लेकिन कम में नहीं लिखाएगा। कुछ विशेष दशाओं में यह रीति उपयुक्त है, जैसे यदि समग्र बहुत बड़ा हो, विशाल हो, यदि अनंत हो और विस्तृत भौगोलिक एरिया हो। जैसे भारत की जनसंख्या का जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो पता ही नहीं कितना बड़ा देश है, अरबों खरबों की तो जनसंख्या है।
और एरिया भी ऐसे, कहीं लोग पानी में रहते हैं तो कभी कहीं लोग पर्वत के ऊपर रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि इन सब का तो सैंपलिंग की जाती है। हमारे यहाँ जो आंकड़े होते हैं वो सब सैंपलिंग से ही भेजे जाते हैं, बनाए जाते हैं, सारे आंकड़े सैंपल के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी इस टॉपिक की वो आपको समझ मिली। आगे इसी की थोड़ी सी और डिटेल पे चलते हैं। हमने इसके गुण देख लिए, अब हम इसके दोष देखते हैं। प्रतिचयन की गलतियां भी तो होगी, कुछ तो कमियां होगी इसमें, है ना। इस पद्धति में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कैसे? मान लो कि आपने सैंपल जो है वो थोड़ा सा गलत ले लिया। अब आप सैंपल जो है वो 100 में से 1% को कलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करते हो ना। इस 1% में अगर 0.2 की मिस्टेक भी हो गई तो टोटल में वो 20% की मिस्टेक को दर्द को खत्म कर देगा। मतलब यहाँ जरा सी मिस्टेक और पूरा काम धाम गड़बड़, ऐसा वाला सीन है। तो इसमें अत्यधिक सावधानी की जरूरत होती है। इसका प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। ये प्रतिनिधि न्यायदर्श बनाना कठिन होता है। वो छोटा सा सैंपल सिलेक्ट करना बहुत कठिन होता है। ये प्रतिनिधि न्यायदर्श का मतलब होता है उस छोटे से सैंपल को सिलेक्ट करना बहुत कठिन काम है। चावल की सब्जी थोड़ी बना रहे हैं या चावल दाल थोड़ी बना रहे तो फटाक से चम्मच डुबा कहीं से भी ले लिया। एक स्पेशल सर्वेक्षण करोगे आप, जब आपको चुनाव में सर्वेक्षण करना होगा तो हर घर जाकर के तो आप नहीं पूछ सकते कि तुमने किसको वोट डाला। आप क्या करते हो चुनाव में, जब आप जो चुनाव के पहले एग्जिट पोल आते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ लोगों से सिलेक्ट कर ले। मान लो उन कुछ में से 10 को भी गलत सिलेक्ट कर लिया और गलत से गलत सवाल पूछ लिए तो कहानी खत्म, आपकी पूरा सर्वे गलत। यदि इकाई भिन्न भिन्न प्रकार की हो या प्रकृति की हो तो यह प्रणाली उपयोगी नहीं होती है। फिर अगला, उच्च स्तर की शुद्धता हेतु उपयुक्त नहीं है। जहां हमें सर्वेक्षण में बहुत पॉइंट टाइप की शुद्धता चाहिए होती है वहां ये विधि काम नहीं करती है। कभी कभी समय की कमी भी न्यायदर्श को गलत साबित कर देती है। यदि न्यायदर्श अनुपयुक्त अपर्याप्त हो तो भी परिणाम गलत हो जाता है। ये इसकी कमियां है। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको, प्रतिदर्श क्या होता है या प्रतिचयन क्या होता है, फिर प्रतिदर्श क्या होता है, फिर उसके गुण और उसके दोष, ये हमने अभी तक बातें की। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिचयन के लिए आवश्यक तत्व क्या है, कौन कौन सी क्वालिटी आपके सैंपल में होनी चाहिए। सैंपल में 5 क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें 4 जो है वो बेसिक क्वालिटी मानी जाती है। अगर ये नहीं है तो वो सैंपल सैंपल ही नहीं माना जाएगा। प्रतिनिधित्व क्या है? प्रतिनिधित्व, स्वतंत्रता, सजातीयता, पर्याप्तता। अब मैं इसे आपको समझाने के लिए एक उदाहरण ले लेता हूं। हम कभी कभी मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने जाते हैं, वहां 10-15 वैरायटी की मिठाइयां रखी रहती है। हमें कौन सी लेनी है, इसलिए हम उस छोटी सी मिठाई का, या मिठाई जो हमें जो भी दिखने में अच्छी लग रही है उसका एक छोटा सा पीस उठाकर चबाते हैं, टेस्ट करते हैं कि अच्छी है कि नहीं। तो इसका मतलब पहला प्रतिनिधित्व, कि आपको जो लेना है वही आप खाओगे। ऐसा नहीं आपको लेनी गुलाब कतरी है या जो भी आपको काजू कतली लेनी है और आप जो है वो कोई दूसरी वाली टेस्ट कर रहे हो, गुलाब जामुन टेस्ट करा दे, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है आपके सैंपल में उस पूरी चीज का। स्वतंत्रता, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, ये जो आप जो चीज खा रहे हो ये किसी और से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। मतलब दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हो तो वहां सैंपलिंग नहीं होगी। सैंपलिंग एक इंडिपेंडेंट चीज की इंडिपेंडेंट फॉर्म में ही हो सकती है। एग्जाम्पल समझो कि आप खाने गए उसल पोहे। अब उसल पोहा जो है वो एक मिक्सचर होता है बहुत सारी चीजों का, या आप जो नमकीन है वो खाने गए किसी दुकान पे। अब नमकीन जो 4-5 चीजों का मिक्सचर होता है, उसमें सेव भी होती है, उसमें नुक्ती भी होती है, उसमें दाल भी होती है और बहुत सारी 4-5 चीजें होती है। अब आप ऐसी चीज को खा नहीं सकते, आपको ऐसी चीज को जो टेस्ट नहीं करते। सजातीयता, होमोजेनिटी, ये भी उसमें होनी चाहिए भाई। सजातीयता मतलब जो आप चेक कर रहे हो वो उसी चीज का सैंपल हो। फिर पर्याप्तता, सफिशियंसी, ऐसा तो नहीं होता कि आपको इतना सा कोई दे दे और बोले कि टेस्ट कर ले, नहीं, उसमें से पर्टिकुलर उतना लेना पड़ेगा जो आपकी जीभ पर रखने पर टेस्ट दे। तो ये 4 क्वालिटीज जो हैं आपके सैंपल में, या आपकी जो मेथड सिलेक्शन ऑफ सैंपल होती है जिसको हम प्रतिचयन कहते हैं, उसमें 4 गुण होने चाहिए, 4 क्वालिटीज होने चाहिए, या 4 तत्व ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए।
प्रतिचयन के उद्देश्य क्या होते हैं, टारगेट्स या एम क्या होते हैं। प्रतिचयन का मुख्य उद्देश्य कम से कम समय तथा व्यय, कम से कम मेहनत, कम से कम पैसा खर्च और कम से कम टाइम में का उपयोग करते हुए अनुसंधान हेतु आवश्यक की जानकारियां प्रस्तुत करना। इसका बेस्ट जो यूज है वो क्या होता है कि हम थोड़ी सी चीज का अध्ययन करके उसे पूरी चीज पर लागू कर दे, कम समय, कम पैसा और कम मेहनत में खर्चा हो। तो इसके उद्देश्य क्या बनेंगे, संगठन अनुसंधान की जांच करना, किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट की जांच करना, समग्र प्राचालों का अनुमान मतलब कि अनुमान लगाना, सार्थकता की जांच करना, निरंतर प्रक्रिया। अब मान लो कि हमें कहीं ऐसी जगह पे जहां पे रोज रोज चीजों को चेक करना पड़ता हो, तो वहां हम सैंपलिंग का यूज करते हैं। जहां हमें बहुत बड़े समग्र का अध्ययन करना हो वहां हम सैंपलिंग का यूज करते हैं। जहां हमें जल्दी से रिजल्ट चाहिए होता है वहां हम सैंपलिंग का यूज करते हैं। तो सर्वेक्षण में दक्षता लाना, निरंतर प्रोसीजर, सार्थकता की जांच, इस सब के ऑब्जेक्ट के कारण हमें सैंपलिंग के माध्यम से चीजों को करना होता है, नहीं तो हम सैंपलिंग नहीं करते, पूरी पूरी चीज को कर लेते। आगे बढ़ते हैं। यदि इसी पॉइंट में अगर हमसे दो विधियां पूछ ली जाए, संगठन रीति और प्रतिचयन रीति में क्या अंतर है, तो पहले ये भी थोड़ा सा समझ लो कि ये दोनों होते क्या है, संगठन रीति क्या होती है और प्रतिचयन रीति क्या होती है। यहाँ आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। देखो, आपको एक अनुसंधान, सर्वेक्षण या कुछ न कुछ करना है, तो या तो आप पूरी की पूरी जनता पर उस रिसर्च को करोगे या उसके किसी एक छोटे से सैंपल पर रिसर्च कर लोगे, दोनों चीजें हैं। तो जब हम पूरी के पूरे चीज पर, पूरे के पूरे जो कंटेंट है उस पर रिसर्च करते हैं तो उसे कहते हैं संगठन विधि। क्या कहते हैं, संगठन विधि। और जब हम उसका एक छोटा सा सैंपल निकाल करके उस पर रिसर्च करते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिचयन विधि। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं जो 4-5 दिन से लगातार चला रहा हूं मैं एग्जांपल को, हमें ये पता करना है कि भंवरकुआ पर रहने वाले स्टूडेंट का सामान्य खर्च क्या होता है या एक महीने का खर्च क्या होता है। तो एक विधि तो ऐसी है कि मैं हर स्टूडेंट जो कि भंवरकुआ पर रहता हो, 50,000 बच्चे रहते होंगे, उन 50,000 बच्चों के पास जा करके सबका ही डाटा कलेक्ट करूं। या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं उन 50,000 के हर बच्चे के पास ना जाकर या पूरे 50,000 के पास ना जाकर उसमें से केवल 500 बच्चों को का सिलेक्शन कर लूं और केवल उनके डाटा लेकर के मैं निष्कर्ष या रिजल्ट निकाल दूं। तो अब ध्यान से समझना, जब हम सारे बच्चों के डाटा को इकट्ठा करके उससे सर्वेक्षण करते हैं या अनुसंधान करते हैं तो वह संगठन विधि कहलाती है। और जब हम उसमें से एक छोटे सैंपल, क्योंकि 5,000 का केवल 10% है, ये 5,000 का 10% होता है 500, 10% पर रिसर्च करके उसे पूरे पर लागू कर देते हैं तो वो कहलाता है प्रतिचयन या सैंपलिंग। बड़े आसानी से इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा ताकि आपको सैंपलिंग की डिटेल समझ में आए। समग्र की समस्त इकाइयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भाई सारे स्टूडेंट के बारे में जानकारी लेनी होगी। यहाँ समग्र में प्रतिनिधित्व वाली इकाइयों की ही जानकारी लेनी पड़ती है, केवल 500 की जानकारी लेनी पड़ती है। यहाँ समय, धन और श्रम अधिक लगता है, यहाँ समय, धन और श्रम कम लगता है। यहाँ विजातीय इकाइयों की दशा में ये बहुत उपयुक्त होती है। मान लो कि ऐसा एरिया होता है जहां स्लम भी है, जहां पैसे वाले भी हैं, जहां मिडिल क्लास भी है, तो वहां ये वाली उपयुक्त होती। लेकिन जहां सजातीय इकाइयां, जब एक जैसी घर हो, सारे के सारे स्टूडेंट एक जैसे हो, तो वहां ये सैंपलिंग मेथड ज्यादा उपयोगी होती है। समग्र के नाशवान होने की दिशा में अनुपयुक्त होती है। अगर हमें ऐसा कोई सैंपल दिया गया जो कि थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा, टाइम में खत्म हो जाएगा वो, तो ऐसी स्थिति में ये अनुपयुक्त है, ये ही उपयुक्त होती है। विस्तृत, अनंत या विस्तृत होने पर, समग्र अनंत या बहुत विस्तृत होने पर कारगर नहीं। ये वाली विधि जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो कारगर नहीं होती है, फिर वहां ये कारगर होती है। विभ्रम को ज्ञात नहीं किया जा सकता, विभ्रम को ज्ञात किया जा सकता है। ये बस 5-6 अंतर हमने देख लिए ताकि इस प्रतिचयन नाम के टॉपिक को समझ पाए। अब असली में हमारा जो सिलेबस में दिया हुआ उस हिस्सा था, सिलेबस में क्या दिया था, यहाँ आ जाओ फिर से पहले पेज पर, सिलेबस वाले पेज पर लेकर चलता हूँ।
यहाँ दिया था प्रतिचयन की विधियां। क्या दिया हुआ था? प्रतिचयन की विधियां। अभी तक हमने प्रतिचयन की विधि नहीं पढ़ी है, अभी तक केवल हम प्रतिचयन अर्थात सैंपलिंग पढ़ रहे थे। अब आएंगे आगे हम प्रतिचयन की विधियों पर। तो चलो अब चलते हैं, असली यात्रा शुरू करते हैं। अभी तक अभी जो मैंने आपके दिमाग में घुसेड़ा है वो केवल और केवल एक बैकग्राउंड तैयार करने, एक समझ विकसित करने के लिए किया गया था। प्रतिचयन की विधियां, ये प्रतिचयन की विधियां कितनी होती है, क्या होती है? समग्र, समग्र माने होल में से प्रतिदर्श अर्थात सैंपल चुनने की, मतलब होल कंटेंट में से सैंपल चुनने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। टोटल 5 विधियां अर्थशास्त्र में होती हैं। पहली विधि होती है सविचार प्रतिचयन। क्या नाम है? सविचार प्रतिचयन, है ना? डिलिब्रेट सैंपलिंग, देव प्रतिचयन, भगवान द्वारा चुना जाए, स्तरीय प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन और अभ्यंश प्रतिचयन। ऐसे टोटल 5 मेथड्स जो हैं वो यूज होती है। 5 मेथड्स हैं, मतलब कि किस चीज की 5 मेथड्स हैं भैया? सैंपलिंग करने की, सैंपल चुनने की, क्योंकि सैंपल बहुत खतरनाक चीज है। अगर सैंपल सही सिलेक्ट कर लिया तो निष्कर्ष सही आएगा, सैंपल गलत सिलेक्ट कर लिया तो निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप खूब अच्छे से याद करना, सविचार प्रतिचयन, और दूसरा है देव प्रतिचयन। आज हम इन दोनों को निपटाएंगे, कल बाकी की 3 पढ़ेंगे, क्योंकि आज पूरा पढ़ा तो फिर आपका दिमाग में हुच पुच कहानी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सविचार प्रतिचयन क्या होता है। जो पहली विधि है सविचार प्रतिचयन या सविचार निर्दर्शन, ऐसे ही भी हिंदी में नाम बहुत टफ लगेंगे। इसको कहते हैं इंग्लिश में डेलिबरेट सैंपलिंग। क्या कहते हैं? डेलिबरेट सैंपलिंग। बहुत आसान है, अगर मेरे नजरिए से चेक करना जाओ तो ये पूरा सब्जेक्ट, ये पूरी यूनिट खूब आसान है, फटाफट फटाफट निपटाते हैं। चलो, इस रीति में सैंपल का चुनाव अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। समग्र में से किन सैंपल को लिया जाना है और किसे छोड़ा जाए, यह अनुसंधानकर्ता की स्वेच्छा, मतलब खुद की इच्छा पर तथा अनुसंधान की आवश्यकता पर छोड़ दिया जाता है। सिंपल सी बात है। सविचार का मतलब है सविचार, इस शब्द को समझना। सविचार मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अनुसंधानकर्ता विचार कर ले कि यार देखो, भंवर को आप बच्चों का अध्ययन करना है कि इसका कितना पैसा खर्च आता है, तो क्या करना है? अनुसंधान करने वाला अपनी इच्छा से कुछ को सिलेक्ट कर ले और कुछ को छोड़ दे। तो ऐसी जो विधि होती है वो कहलाती है सविचार या डेलिब्रेट सैंपलिंग। अनुसंधान करता प्रायः उस इकाई को लेता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी और बहुत आसान विधि है। प्रतिचयन की पहली विधि मैंने आपको बताई सुविचार या सविचार। सविचार मतलब अनुसंधान करता, सर्वेक्षण करने वाला, या जो जो व्यक्ति है जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करने वाला जब अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ इकाइयों को, कुछ सैंपल्स को, कुछ चीजों को सैंपल के लिए सिलेक्ट कर लेता है और कुछ को छोड़ देता है, तो ऐसी विधि सविचार कहलाती है, सविचार सैंपलिंग। इसके क्या गुण होते हैं? इसके गुण है कि ये बहुत सरल है भाई, अपनी इच्छा सिलेक्ट कर लो। महत्वपूर्ण इकाइयों को शामिल किया जाता है, इकाइयों की संख्या यहाँ सीमित रखी जाती है, अनुसंधान करता स्वतंत्र होता है और तो उचित परिणाम प्राप्त होते हैं। ये इसके 5 गुण हो गए, क्वालिटीज हो गई। अगर इसी को मैं और ज्यादा थोड़ा सा अच्छे से जाऊं तो इसके दोष भी मिलेंगे मुझे। क्या दोष मिलेंगे? अनुसंधान करता अगर पक्षपात पूर्ण होने की स्थिति में, जैसे कोई लड़का अनुसंधान करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा सैंपल में लड़कियों को सिलेक्ट करेगा। कोई लड़की अगर अनुसंधान करता है तो वो लड़कों को ज्यादा सिलेक्ट करेगी। हो सकता है कि कोई एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला हो तो वो एमपीपीएससी वालों को ज्यादा सिलेक्ट करेगा। कोई एसएससी की तैयारी करने वाला सर्वेक्षण कर रहा है तो वो एसएससी वालों की तैयारी ज्यादा चुनेगा। तो ये पक्षपात होने की संभावना होती है। समंक का गलत प्रयोग हो जाता है। परिणाम की गणना करने की कोई संतोषजनक विधि ये नहीं है। किसी इकाई चयन का कोई निश्चित आधार नहीं होता कि किसी चीज को क्यों चुना जा रहा है।
फिर चयन में भ्रम पैदा होता है, चयन से भ्रम पैदा होता है, ये इसके दोष हो गए। बस खत्म। पहली विधि जो हमने पढ़नी थी, पहली विधि का नाम था, क्या नाम था? सविचार। सविचार मतलब सोच समझ के विचार करके चूज करने की विधि, सैंपलिंग करने की विधि सविचार सैंपलिंग कहलाती है। सविचार को कहते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग, मतलब अपनी इच्छा से चुनो, अपनी इच्छा से छोड़ दो, ऐसी विधि को कहते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग। इसका बहुत आसानी से, ये देखो पहली विधि जो थी हमने ये कंप्लीट की। सब इसमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन, इसके गुण और इसके दोष, ये तीन पक्ष हमें याद होने चाहिए, इसकी ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसो। दूसरी विधि हो गई, चलो पहली विधि हो गई, अब दूसरी पे आते हैं। दूसरी विधि होती है देव प्रतिचयन। देव प्रतिचयन या देव निर्दर्शन कहते हैं इसे। हिंदी में थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इंग्लिश में ज्यादा आसान पड़ेगा। देव प्रतिचयन को इंग्लिश में कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। क्या कहते हैं? रैंडम सैंपलिंग। आप दूसरी मेथड हम आ रहे हैं रैंडम सैंपलिंग की। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, इस विधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का चयन सैंपल के रूप में नहीं करता, बल्कि इसमें सभी इकाइयों के चुनने व सैंपल के रूप में सिलेक्ट होने को समान अवसर दिया जाता है रैंडम रूप से। जैसे किसी का फेवरेट जो वर्ड है वो 2 है, तो 2 पे उठा लो, 4 को उठा लो, 6 को उठा लो, 8 को उठा लो, 10 को उठा लो, मतलब 2 से भागने वाली सारी यूनिट्स को उठा लो सैंपल के रूप में। किसी का फेवरेट 1 है तो 1, 3, 5 ऐसे उठाएगा। किसी का फेवरेट 10 है तो वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे वाले नंबर्स उठा लेगा। इसलिए इस विधि को संभावना या प्रायिकता विधि भी कहते हैं। पूरी डेफिनेशन समझ लो। हम अभी बात कर रहे हैं रैंडम सैंपलिंग की मेथड, देव प्रतिचयन। हिंदी में बोलेंगे तो देव प्रतिचयन, इंग्लिश में बोलेंगे तो रैंडम सैंपलिंग। तो इस विधि में अपना जो सर्वेक्षण करता है या अनुसंधान करता है, वो अपनी इच्छा से किसी को सैंपल के रूप में नहीं उठाता है, वो केवल और केवल उस इकाई को सैंपल के रूप में उठाता है जो किसी निश्चित आधार से चुनकर आती है। एक निश्चित आधार होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सारी जो इकाइयां उनके चुने जाने की संभावना समान होती है। यहाँ हार्पर नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, वो डेफिनेशन देते हैं, एक देव प्रतिदर्श अर्थात एक रैंडम सैंपलिंग वह सैंपलिंग है जिसका चयन इस प्रकार हुआ है कि समग्र की प्रत्येक इकाई सम्मिलित होने की समान अवसर थे या समान अवसर हो, तो ऐसी सैंपलिंग को हम देव सैंपलिंग कहेंगे। अगला, देव प्रतिचयन के अंदर चुनने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज की जाती है। मतलब एक बड़ी चीज हो गई देव सैंपलिंग, उसके अंदर 4-5 तरीके होते हैं। पहली विधि होती है लॉटरी विधि। लॉटरी विधि क्या है? देव सैंपलिंग या जो देव सैंपलिंग है इसको हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग के अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग तरीके। उसमें से पहला तरीका होता है लॉटरी मेथड या लॉटरी विधि। यह सार्वजनिक प्रचलित विधि है। इसमें समग्र की सभी इकाइयों का पर्ची बनाकर उसमें से किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा या स्वयं आंख बंद करके अपनी पर्चियां निकाली जाती हैं। जितनी पर्चियां खुलती हैं या जो जो चीजें पर्चियों में जिनके नाम होते हैं वो सैंपलिंग के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। बड़ा सिंपल। क्या करना है, जैसे मान लो कि हमें भंवरकुआ पे बच्चों का सर्वेक्षण करना है। हमने अलग अलग एरिया के नाम लिख लिख करके पटक दिए, एक पर्ची बना ली, एक बॉक्स में उन पर्चियों को ऐसे 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 हिला दिया। रेंडम उसमें से 4 पर्चियां, 10 टोटल एरिया थे, उसमें से 4 के नाम निकाल लिए कि इन 4 के जिनके नाम निकलेंगे उसी जगह हम अध्ययन करेंगे। तो सिंपल मेथड है, लॉटरी विधि इसको कहते हैं। लॉटरी विधि समझ गए? लॉटरी विधि माने पर्चियां चूज करने के द्वारा सैंपल चुनने की विधि। अगला है ढोल घुमाकर। आपने सट्टा, वो जो हम कैसीनो देखते हैं ना, मूवीज में कैसीनो होता है, उसमें बाहर आसपास बहुत सारे नंबर लिखे रहते हैं और वो एक पहिया घुमाया जाता है और वो जहां रुक जाता है वो सैंपलिंग। या फिर हम पासा फेंकते हैं ना, पासे में नंबर लिखे होते हैं, तो ऐसा पासा घुमाओ, ढोल घुमाओ, कुछ ना कुछ ऐसा करने की विधि। इसमें पासे के समान या ढोल के आकार के लोहे की या लकड़ी के गोल टुकड़े पर 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखकर डाल दिया जाता है। फिर ढोल घुमाकर निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा
एक एक टुकड़ा निकालकर उस पर अंकित संख्या को सैंपल के लिए ले लिया जाता है। ये हो गई हमारी ढोल घुमाने की या जुआ खेलने की जो विधि है उसी के समान है ये। अगला संख्यात्मक क्रम द्वारा, तीसरी मेथड है, इसके अंदर हम देव दर्शन पढ़ रहे हैं, देव सैंपलिंग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर तीसरी मेथड है। इसमें समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक या वर्णनात्मक क्रम में व्यवस्थित करके आवश्यकता अनुसार प्रत्येक तीसरे, चौथे, पांचवे या 10वें आदि को चुन लिया जाता है। मतलब आप क्या करते हो इस विधि में, आप सबको एक एक नंबर दे देते हो और नंबर देने के बाद कह देते हो कि हर लाइन में से दूसरा, हर लाइन में से 10वां, हर लाइन में से 8वां आ जाओ, यही हमारा सैंपल है। ऐसा रैंडम कोई सा भी नंबर लेकर के चुन लेते हो। संख्या के आधार पर चुनने की विधि संख्यात्मक क्रम होती है। एक होती है टिप्पण, टिप्पेट देव संख्याओं का चयन। टिप्पेट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जनसंख्या में सैंपलिंग करने की एक विधि बनाई थी जिसे टिप्पेट विधि कहते हैं। टिपेट कौन है? एक व्यक्ति। टिपेट ने कुछ देशों में जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर एक चार्ट या कुछ 4 अंकों वाली 10,900 संख्याओं की एक तालिका तैयार की, जो जिन्हें टिपेट देव संख्याएं कहते हैं। टिपेट देव संख्याओं में से कुछ संख्याएं चुन लेने की विधि को कहते हैं टिपेट विधि। याद रखना, टिपेट विधि में कुछ नहीं करते, टिपेट नाम के एक अर्थशास्त्री ने एक चार्ट बना करके पहले से रख लिया है जिसमें खूब सारी संख्याएं उल्टी सीधी लिखी हुई है। इसकी शुरुआत ऐसी होती है, टिपेट द्वारा दी गई संख्याएं, उदाहरण 2952, 6641, 3992, 9792, 7779, 5912, 3710, ऐसे उल्टे सीधे उसने नंबर्स को जमा दिया। उसमें से कुछ को सिलेक्ट कर लो, शुरू के 10, शुरू के 20, शुरू के 100, शुरू के 200, और उनको ही आप कैलकुलेट कर लो, उसके आधार पर पूरा रिजल्ट निकाल लो। ऐसी विधि को कहते हैं टिपेट विधि। याद रखना, इस देव जो प्रतिचयन विधि है या देव सैंपलिंग विधि है, उसके कुछ लाभ हैं। उसके क्या लाभ हैं? पदों का चयन सदैव देव योग पर निर्भर करता है। भाई ये देखो, पदों का चयन सैंपल के रूप में कौन सी चीज सिलेक्ट होगी, कौन सी नहीं होगी, ये हमेशा देव योग पर, भगवान के ऊपर निर्भर करता है। इसमें समय, धन और श्रम कम लगता है। चुनाव की विधि सांख्यिकीय नियमों और महाक जड़ता नियम दोनों पर आधारित होती है। क्षतिपूर्ति नियम स्वयं लागू हो जाता है। समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व चुना जाता है। भेदभाव की संभावना कम होती है। अनुसंधान प्रतिदर्श की जो मात्रा है वो आप अपनी इच्छा से चूज कर सकते हो। तो बड़ी सिंपल सी इसके लाभ हैं। इसके कुछ दोष भी हैं। इसके क्या दोष हैं? पहला, समग्र का आकार छोटा होने की स्थिति में ये विधियां लागू नहीं होती है। फिर विविधता अधिक होने पर यह विधि लागू नहीं होती है। यदि इकाइयों पर स्पष्ट निर्भर हो तो अनुपयुक्त हो जाती है ये। फिर प्रशिक्षण के बिना अगर कोई व्यक्ति इसका सिलेक्शन कर ले तो भी ये अनुपयुक्त हो जाती है। ऐसी कुछ छोटी छोटी सी बातें हमें यहाँ सैंपलिंग में पढ़नी थी। फिर से मैं वहां चलता हूं जहां से हमने अपनी कहानी को शुरू किया था। यहां से हमने कहानी को शुरू किया था। आज मैंने आपको सबसे पहले प्रतिचयन क्या होता है इसे मौखिक रूप से समझाया। फिर परिभाषा के रूप में इसे कैसे लिखना है, बोलना है, प्रेजेंट करना है, ये समझाया। फिर प्रतिचयन की विधियां जो कि आपके सिलेबस में दी थी, उसमें हमने देखा कि इसकी टोटल 5 विधियां हैं। 5 विधि में जो शुरू की 2 विधि थी, पहली और दूसरी, समग्र और देवदर, मतलब सविचार और देव प्रतिचयन, है ना। एक तो समग्र थी, समग्र या सविचार प्रतिचयन, और एक थी देव प्रतिचयन। इन 2 विधियों को हमने, ये क्या होती है, उनके क्या गुण है और क्या दोष है, इसके साथ कंप्लीट किया। कल हम प्रतिचयन की 3 विधियां कंप्लीट करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक पढ़ाया हुआ हर एक बात समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लाइव कमेंट के फॉर्म में मुझसे पूछ लिया करो। हमारी जो ये क्लासेस चल रही हैं, इसके साथ आंसर राइटिंग क्लास लेने की कोशिश आप सभी को करनी है। 5 मिनट में आंसर राइटिंग क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी को वहां भी कनेक्ट होना है। आज हम कुछ विशेष चीजें भी सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपना नोट्स बना रहे होंगे। हमारा एक मेंस का जो कोर्स है उसमें हम सब चीजें धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप सब लोग व्यवस्थित रूप से अपना नोट्स बनाएं, सिनॉप्सिस बनाएं
और अच्छे से तैयारी करें। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे महत्वपूर्ण खुश रहें। थैंक यू।